हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि वजीर के आदमी गाजर मूली की तरह लोगों को काट रहे होते हैं। रूटो अपने घुटनों पर होता है। वो पहली शहजादी की लाश को गौर से देख रहा होता है। वो कहता है ये सही नहीं है। फिर वो चिल्लाकर कहता है कि कोई गुनहगार ही क्यों ना हो, उसे इस तरह की मौत नहीं मिलनी चाहिए। तभी वजीर कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि हमारा मसीहा नौजवान और नादान है। वो कहता है कि इस कमरे में उपस्थित कोई भी ऐसा नहीं है जो कि जीने के लायक हो। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि हमारी रियासत किस सवाल से दो चार है। रूटो चिल्लाकर कहता है कि इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम उन्हें जानवरों की तरह काट दोगे। वजीर इस बात पर उसे देखने लगता है और कहता है कि तुम जल्द ही समझ जाओगे जब तुम अपने होश में आ जाओगे। फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस रियासत की हालत कितनी खराब है। फिर वो कहता है गैना मसीहाओं को हिरासत में ले लो। कमांडर कहते हैं कि तुम बीच में मत पड़ो रूटो, तुम्हें इससे सिर्फ और सिर्फ दर्द हासिल होगा। लेकिन रूटो उसकी तरफ पलटता है और कहता है कि लिमिट ब्रेक की ताकत को अया करता हूँ। फिर वो अपने हाथों को जोश में ऊपर उठाता है और कहता है कि बिजली की तलवार, और बिजली की तलवार उसके हाथ में अया हो जाती है। वो उससे कमांडर के ऊपर एक जोरदार वार करता है, लेकिन कमांडर अपने आप को बचा लेती है। रूटो ये देखकर हैरान हो जाता है। कमांडर ने अपने ऊपर एक ढाल बना ली होती है। कमांडर कहते हैं बहुत अच्छे, तुम्हारी ताकत में बढ़ोतरी हुई है। तुम्हारे जज्बातों ने तुम्हारी ताकत को और निखार दिया। इसके बाद भी रूटो एक के बाद एक वार करता जाता है, लेकिन कमांडर उसके सारे वारों का जवाब दे देती है। इसके बावजूद भी रूटो बिल्कुल नहीं रुकता और कमांडर के चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वो बस रूटो से खेल रही है। रूटो की ताकत बेकाबू हो जाती है और आसपास की सारी चीजों को तबाह करने लगती है। तभी आउई अपनी कवच की ताकत को अया कर लेती है। सारे सिपाही उन्हें रोक रहे होते हैं। तमाकी कहते हैं कि हमें रूटो को वहां से निकालना होगा। तभी आउई कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सिपाही है, हम ये कैसे करेंगे। तमाकी कहते हैं कि मैं अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही। कमांडर रूटो को देख रही होती है। रूटो बेचारा थक चुका होता है। फिर कमांडर कहते हैं कि तमाकी और आउई भी पैदल सैनिकों से लड़ रही है। सच में वो जो लड़ाई लड़ रही है वो बहुत ही ज्यादा कठिन है। तभी वो रूटो पर एक वार करती है। रूटो उस वार को रोक लेता है। कमांडर कहते हैं कि ये तुम क्यों कर रहे हो रूटो, तुम बस लड़े जा रहे हो, तुम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते ऐसे। अब अपने हथियारों को डालकर संघर्ष करना छोड़ दो जल्दी, अब देर मैं तुम्हें अपनी हिरासत में ले ही लूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरी शहजादी रो रही होती है। हिनोरी सोचता है कि मुझे दूसरी शहजादी को यहाँ से लेकर जाना ही होगा। वो कहता है कि वैसे तो मैं आपके मिजाज में खलल नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन हम अगर जल्दी से नहीं निकले तो हम भी पकड़े जाएंगे। हमारे पास ज्यादा सोचने के लिए वक्त नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारी कब्रें यही खुद जाए। वो कहता है कि फिर से तुम हार मानना चाहती हो क्या। तभी आलिया वो लम्हे याद करती है जो उसने और दूसरी शहजादी ने मिलकर गुजारे होते हैं। उसको उसका छुड़वाया हुआ हाथ नजर आता है और फिर वो कहती है कि मेरी बहन। वो कहती है कभी नहीं, मैं कभी भी हार नहीं मानने वाली। मैं जीऊंगी अपनी जात के लिए और अमांडा के लिए। मैं किसी को भी इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी कि वो मुझे कहाँ और कैसे मारेगा। तभी रूटो उसका जोश देखकर हैरान हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि फिर तो मैं आपके साथ हूँ दूसरी शहजादी। फिर वो कहता है नहीं आलिया। हमें आलिया के गमगीन तासुरात दिखाए जाते हैं। हम देखते हैं कि रूटो अभी भी लड़ रहा होता है कमांडर से, लेकिन देखते ही देखते रूटो की तलवार टूट जाती है। रूटो कहता है कि मेरी तलवार, जिसके ऊपर कमांडर कहती है कि यही अंत है। फिर वो एक लात मार के रूटो को ऊपर की तरफ उछाल देती है। रूटो बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसके ऊपर तमाकी कहती है कि रूटो। हम देखते हैं कि कमांडर एक तरफ खड़ी हुई होती है और रूटो उसके कदमों में बेहोश पड़ा हुआ होता है। तमाकी कहते हैं कि यह बहुत बुरा है, हम इस तरह से मर जाएंगे, हम में से कोई भी नहीं बचेगा, हमें रूटो को बचाना पड़ेगा। तभी कमांडर बिजली की फुर्ती से उनके पास आ जाती है। वो आउई की ढाल पर एक जोरदार वार करती है, जिससे कि उसकी ढाल चकनाचूर हो जाती है। कमांडर सिपाहियों से कहते हैं कि पकड़ लो उन्हें, और दो कमांडर आगे बढ़ के उन्हें जमीबोस कर देते हैं। वो कहते हैं कि अपने हाथों को ढीला कर दो आउई और ट्रश। तभी कमांडर जोर से चिल्लाती है कि अब बस कर दो। वो सिपाहियों से कहते हैं कि जाकर इन्हें तहखाने में डाल दो, जिस पर सिपाही कहते हैं कि जो हुकुम। तभी कमांडर रूटो को देखने लगती है। वो कहती है कि मेरा रूटो के साथ मुकाबला कुछ ज्यादा ही लंबा चल गया क्या। तभी आलिया हमें भागती हुई दिखाई जाती है। हिनोरी कहता है कि मेरी मौजूदगी कुछ भी बदलने से कासिर है, मुझे इसको लेकर यहाँ से जाना ही होगा, ये अकेली यहाँ से नहीं निकल पाएगी। हम देखते हैं कि हिनोरी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। वो कहता है कि अगले कमरे में लोग हैं, हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। तभी आलिया कहती है कि समझ गए। मौका मिलते ही हिनोरी आलिया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। आलिया सोचती है कि ये इतनी जल्दी किस तरह से लोगों को महसूस कर पा रहा है, क्या इसका आशीर्वाद इतना ज्यादा विकसित हो चुका है। तभी हिनोरी कहता है कि आलिया तुम क्या जादू इस्तेमाल कर सकती हो। तभी आलिया कहती है कि बिल्कुल, लेकिन सिर्फ सतही तौर पर। अचानक से हिनोरी आलिया का हाथ पकड़ के उसे रोक देता है, जिस पर आलिया कहती है कि क्या हो गया। तभी हिनोरी कहता है कि 10 सेकंड के बाद वहाँ पर सिपाही आएंगे, हमें उन्हें रोकना होगा, ये काम तुम्हें ही करना होगा। जिसके ऊपर आलिया थोड़ा डर जाती है। वो कहते हैं कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है क्या। जिस पर हिनोरी कहता है कि नहीं, हमारे पास बस ये एक ही रास्ता है, हमें उनसे लड़ना होगा। तभी आलिया थोड़ा गमगीन हो जाती है। वो कहते हैं कि वहाँ पर 3 सिपाही है क्यों, और फिर वो अपने जादू को अया करने लगती है। तभी हिनोरी कहता है कि ठीक है, 3 2 1 और अभी। तभी आलिया कहते हैं कि एयर शेयर्स, और हम देखते हैं कि सारे सिपाहियों के मुंह के सामने मुखटे बन जाते हैं हवा के। देखते ही देखते सारे सिपाही बेहोश हो जाते हैं। हिनोरी ये देखकर कहता है कि ये तो बहुत अच्छा था, तुमने तो इन तीनों की छुट्टी कर दी, वो भी पसीने की एक बूंद बहाए बगैर। इन सारे सिपाहियों ने बहुत मुशक्कत भरी मशकें की होगी, लेकिन ये तुम्हारे सामने टिक भी नहीं पाए। आलिया कहते हैं कि ये कामयाब हुआ क्योंकि मैंने पहले से ही जादू को तैयार कर लिया था। तभी वो हिनोरी को देखकर कहते हैं कि तुम ठीक हो हिनोरी, तुम्हें पसीना पसीना हो रहा है।
तभी इनोरी कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। हम जितना वक्त ज़ाया करेंगे दुश्मन हमारे उतने ही करीब आ जाएगा। अगले मोड़ पर बंदोबस्त थोड़ा कम है, तुम उनके लिए तैयार रहना। जिसके ऊपर आलिया कहती है कि हाँ बिल्कुल। इनोरी सोचता है कि मुझे सिपाहियों का कोई खतरा नहीं है, लेकिन एजियाना उसकी बात अलग है। आलिया उसके सामने टिक भी नहीं सकती और मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं उससे लड़ पाऊँ। हमें उससे किसी तरह से पीछा छुड़वाना ही होगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। फिर यूटो कहता है कि मुझे देखने दो। वो कहता है कि इस जगह पे हमेशा कम सिपाही रहते हैं। मैं बिल्कुल सही था, यहाँ पर कोई नहीं है। इनोरी कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अंदर जाके सारे रास्तों को देख लेता हूँ। तभी आलिया कहती है कि मुलाजमात का कमरा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वहाँ पर कोई नहीं? हम देखते हैं कि नाला के कमरे के बाहर भी खून होता है। फिर हम देखते हैं कि नाला समेत सारे मुलाजिमों को मार दिया गया होता है। तभी इनोरी सोचता है कि अब मैं समझा कि यहाँ पर कोई भी सिपाही क्यों नहीं है। यहाँ पर पहले से ही काम तमाम हो चुका है सबका। ये तो सच में बहुत ही घातक मंसूबा था, उन्होंने तो मुलाजिमों को भी नहीं छोड़ा। आलिया जोर से चिल्लाती है नाला। तभी र्यूटो पीछे चौंक कर देखता है और वो देखता है कि आलिया नाला की लाश के पास बैठी हुई होती है। हमें नाला की लाश दिखाई जाती है। तभी आलिया उसे अपने हाथों से उठा लेती है। वो नाला की लाश को अपने गले से लगा लेती है और रोने लगती है। इनोरी ये मंजर देखकर एक लम्हे के लिए थम जाता है। फिर उसे वो बात याद आती है नाला की। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इनके चेहरे पर खुशी फिर से लौट आई। इनोरी नाला की लाश देखकर अचानक से मायूस हो जाता है। आलिया नाला की लाश को ठीक तरह से सुला देती है और उसकी लाश के सामने रोने लगती है। फिर वो पलट के इनोरी से कहती है कि चलो अब यहाँ से मेरा काम हो गया। इनोरी कहता है कि गलत मत समझना, लेकिन मैं अपनी सांस को बहाल कर रहा था। फिर आलिया पूछती है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? हमें तीनों मसीहा सलाखों के पीछे नजर आते हैं। कमांडर कहते हैं कि ये तहखाना बहुत ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पर हमारी रियासत के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। बगैर पत्थरों के तुम इन सलाखों को नहीं तोड़ पाओगे, तो इसलिए कोई भी बेवकूफ़ी मत करना और बस वहीं पर बैठे रहना। तभी तमाकी कहते हैं कि ये सलाखें इतनी ही मजबूत है जितना कि तुम कह रही हो, तो फिर हमारे हाथों को क्यों बांधा गया है? तभी रूटो कहता है क्योंकि ये चाहती है कि हम खुद को नुकसान ना पहुँचाए। वो अपने खास कैदियों को अच्छी तरह से रखना चाहती है। रूटो कहता है कि तुम हमारा इस्तेमाल करना चाहती हो मसीहाओं के संघ के साथ बातचीत करने के लिए। जाहिर सी बात है कि वो इस बात पे चुप नहीं रहने वाले, क्योंकि ये तख्त पलटा हमारे बुलावे को मद्देनजर रख के किया गया है। कमांडर कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा रूटो, मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने गुस्से को काबू करके इन सब चीज़ों को समझ पाओगे। हमें रूटो का गुस्सा दिखाया जाता है, वो बस कमांडर को घूरे जा रहा होता है। तमाकी और आवी रूटो को देखकर डर जाती है। गुस्से में लबरेज हुई रूटो की आंखें कमांडर को देखे जा रही होती है। कमांडर कहते हैं कि मैं इन आंखों के जज्बात को समझ सकती हूँ। फिर हमें कमांडर का मासी दिखाया जाता है। वो अपने सिपाहियों की लाशों के बीच घायल खड़ी हुई होती है। कमांडर कहते हैं कि ये ऐसे इंसान की आंखें है जिसे अभी अभी एहसास हुआ है कि उसे कुछ भी नहीं पता, उसके पास ताकत नहीं है और वो बहुत ज़्यादा नादान है, उसके पास कुछ भी नहीं है। ये वो आंखें जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी जिया था। फिर वो चुपचाप र्यूटो को देखने लगती है। र्यूटो भी उसे गुस्से में घूर रहा होता है। फिर कमांडर वहाँ से जाने लगती है। वो कहते हैं कि तुम अभी नौजवान हो र्यूटो, और अगर तुम इस दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो तो इन जज्बातों को कभी मत भूलना और अपने दिमाग से सोचो, ना कि अपने दिल से। अगर तुम अपने दिमाग से सोच पाए तो आवी और तमाकी इस नरक से बाहर निकल पाएगी। आखिरकार कमांडर उस कमरे से बाहर चली जाती है। हम देखते हैं कि आवी और तमाकी दोनों ही घबराई हुई होती है। तभी र्यूटो गुस्से में कहता है कि तुम अभी भी मुझे सबक सिखा रही हो, जबकि मैं इस तरफ हूँ सलाखों के। लेकिन कमांडर ऊपर जाने लगती है। सिपाही कहता है कि हम उन दोनों को नहीं पकड़ पाए अभी। कमांडर कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि दूसरी राजकुमारी भागने में इतनी ज़्यादा चालाक होगी। मैं बहुत जल्द ही जाके उनको ढूंढने की मुहिम में शामिल हो जाऊंगी, तुम जाके अपने भाइयों की मदद करो। जिसके ऊपर सिपाही कहता है कि जैसा आप कहे। और यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है दोस्तों।